अलाउद्दीन खिलजी, एक अदम्य सुल्तान। एक ऐसा सुल्तान जो ना डरा ना झुका, वो था अलाउद्दीन खिलजी। सन 1296 का वक्त था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसका असली नाम अली गुरशास्प था और वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। अलाउद्दीन, एक अदम्य सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी, एक अदम्य सुल्तान। एक ऐसा सुल्तान जो ना डरा ना झुका, वो था अलाउद्दीन खिलजी। सन 1296 का वक्त था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसका असली नाम अली गुरशास्प था और वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। उसकी नसों में राज करने का जुनून था और उसके इरादे इतने मजबूत कि दुश्मन कांप उठे। खिलजी ने भिलसा, चंदेरी और देवगिरी जैसे समृद्ध राज्यों पर धावा बोला और अपार धन लूट कर लाया। इसी से उसकी ताकत बढ़ी और उसे कड़ा मानकपुर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौशांबी व चित्रकूट जिले का क्षेत्र का सुल्तान घोषित कर दिया गया। फिर दिल्ली में बलबन के बने लाल महल में उसका राज्याभिषेक हुआ। अब दिल्ली को एक ऐसा सुल्तान मिला जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी राज करता था। विद्रोहों का काल और मजलिस खास। जब अलाउद्दीन ने गद्दी संभाली तो उसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा, पर वो डरा नहीं। उसने अपने खास मंत्रियों और अधिकारियों की एक गोपनीय सभा बुलाई जिसे कहा गया मजलिस खास। इसमें उसने सोच समझकर कुछ सख्त लेकिन दूरदर्शी फैसले लिए जिन्हें कहा गया अध्यादेश। अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली गई ताकि वो पैसे के घमंड में विद्रोह न कर सकें। गुप्तचर, जासूसी तंत्र फैलाया गया। हर गांव, हर शहर में उसके आदमी थे। कोई भी अमीर साजिश करता तो सुल्तान तक खबर पहुंच जाती। दिल्ली में शराब पर रोक लगा दी गई क्योंकि नशे में चूर अधिकारी शासन को कमजोर कर रहे थे। अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ना दावतें, ना गुटबाजी, बस सबका सिर सिर्फ सुल्तान के सामने झुकना चाहिए। इन फैसलों ने अमीरों को इतना डरा दिया कि उनके दिल से विद्रोह का ख्याल ही मिट गया। राजत्व का सिद्धांत मजबूत और अलग सोच। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि सुल्तान को राज करने के लिए किसी धर्म या शरीयत का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसने खुद को जिले इलाही यानी खुदा की छाया कहा, पर धर्म से दूरी बनाकर रखी। उलेमा वर्ग को उसने किनारे किया और खलीफा की सत्ता को सिर्फ नाम में स्वीकारा। असल में किसी को अपने राज में दखल देने की इजाजत नहीं थी। यह था उसका खुद का बनाया हुआ निरंकुश राजतंत्र, जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, सुल्तान की। उसने बलबन की जात-पात वाली नीति को ठुकरा दिया और कहा, जिसमें हुनर है वो ही ओहदे का हकदार है, जात नहीं काबिलियत चलेगी। विद्रोह और उनका दमन। उसके समय में कई विद्रोह हुए। गुजरात से लूटे गए माल को लेकर नव मुसलमानों ने बगावत की और रणथंभौर के राजा हमीर देव से जा मिले। अकत खां, अवध का गवर्नर, ने विद्रोह किया। दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह का बिगुल बजाया। मलिक उमर, बदायूं का गवर्नर, और मंगू खां भी बगावत पर उतर आए। लेकिन हर बार अलाउद्दीन ने लोहे की तरह सख्ती दिखाई। फिर से मजलिस खास बुलाई और नए अध्यादेश लागू किए। विद्रोही या तो मार गिराए गए या फिर घुटनों के बल झुकने को मजबूर हो गए। गुजरात अभियान, खिलजी की दक्षिण पश्चिम की चढ़ाई। अलाउद्दीन खिलजी को लगातार विस्तारवाद और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत को दक्षिण और पश्चिम की ओर फैलाने के लिए उसने कई अभियान शुरू किए। गुजरात उस समय एक समृद्ध राज्य था, व्यापारिक मार्गों का केंद्र और अरब व्यापारियों का प्रमुख अड्डा था।
यहाँ का शासक था रायकरण कर्णदेव तृतीय, जो सोलंकी वंश का शासक था। गुजरात अभियान का उद्देश्य 1. गुजरात की अपार धन दौलत पर कब्जा करना। 2. पश्चिमी समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। 3. सुल्तान की सैन्य और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना। गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खुद नहीं गया। उसने अपने 2 विश्वसनीय सेनापतियों उलुग खां, उसका साला, व नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। दिल्ली से चलकर सेना राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंची। रास्ते में जैसलमेर और पाटन जैसे इलाकों को भी रौंदते हुए सेना आगे बढ़ी। 1398 में अहमदाबाद के पास अनहिलवाड़ पाटन में रायकरण की सेना से भीषण युद्ध हुआ। राजपूतों ने वीरता दिखाई, लेकिन मुस्लिम सेना की संख्या और हथियार भारी पड़े। रायकरण युद्ध में हार गया और अपनी पत्नी कमला देवी को पीछे छोड़कर भाग गया। कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया, जहां बाद में उसे खिलजी ने अपने हरम में रखा। गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे कि सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा गया। अरब व्यापारियों, जैन और हिंदू व्यापारियों से भारी धन लूटा गया। इस लूट में मिले धन से दिल्ली में काफी निर्माण कार्य किए गए। अभियान के परिणाम गुजरात सल्तनत के अधीन आ गया। वहां खिज्र खां, अलाउद्दीन का बेटा, को नियुक्त किया गया और खिजराबाद नामक शहर बसाया गया। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं पश्चिम समुद्र तक पहुंच गई। दिल्ली को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ और खिलजी की सत्ता और भी मजबूत हुई। जब विजय सेना वापस लौट रही थी, रास्ते में एक जगह आई खंभात कंबाई। वहां एक बाजार लगा था गुलामों का, और वहीं एक दुबला-पतला चमकती आंखों वाला हबशी लड़का खड़ा था। नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी आंखों में जो होशियारी थी वो किसी ताज से कम नहीं थी। उलुग खां बोला, ये लड़का अजीब तेज है। नुसरत खां बोला, पूछो तो सही, बोलता भी है या सिर्फ देखता है? गुलाम बेचने वाला बोला, हजूर, ये है मलिक काफूर। हुनर ऐसा जैसे हीरा तराशा गया हो। दाम बस 1000 दीनार। और फिर क्या था, सिर्फ तलवार से नहीं, नजरों से ही काफूर ने बाजी मार ली। खरीदा गया और साथ लाया गया दिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे, गुलाम था, हुआ क्या फिर? दिल्ली पहुंचते ही काफूर ने वो करिश्मे दिखाए कि खुद खिलजी दंग रह गया। राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, हर चीज में माहिर। कुछ ही सालों में वही गुलाम मलिक काफूर बन गया खिलजी का सबसे खास सेनापति, वजीर और दक्षिण विजय का नायक। 1000 दीनार में जो मिला वो तो लाखों की फौज से भारी निकला। और फिर शुरू हुआ काफूर का अभियान। देवगिरी को झुकाया, वारंगल को रुलाया और मदुरै तक खिलजी की ध्वजा फहराई। इतिहास में नाम अमर हुआ मलिक काफूर 1000 दीनारी। एक गुलाम से शुरू हुआ सफर और बना इतिहास का ऐसा सेनापति जिसे आज भी पढ़कर लोग चौंक जाते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और खिलजी का मोह। क्या आपने कभी सुना है उस बादशाह की कहानी जिसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं? चित्तौड़गढ़। न धन चाहिए था, न जमीन, बस चाहिए थी एक प्रतिज्ञा, रानी पद्मिनी को पाने की। लेकिन क्या चित्तौड़ झुका? क्या राजपूतों ने आत्मसम्मान के आगे घुटने टेक दिए? नहीं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम। अगर आप इतिहास को सिर्फ किताबों की तरह नहीं बल्कि जीना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। यह है कॉलेज लाइफ, एक ऐसा YouTube चैनल जहां हम इतिहास की घटनाओं को भावनाओं, तथ्यों और सच्चाई के साथ आपके सामने लाते हैं। अगर आपको भी भारत का गौरवशाली अतीत जानना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि हर वीडियो आपको ले जाएगा उस दौर में जहां इतिहास लिखा गया था। आइए चलते हैं 1303 की उस ऐतिहासिक लड़ाई की ओर जो आज भी हर भारतवासी के रक्त में वीरता जगा देती है।
साल 1303 ईस्वी, तारीख जुलाई का महीना। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक दिल वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते थे और दुश्मनों के घुटने थरथराने लगते थे। अब ये जनाब कोई सामान्य राजा नहीं थे, भाई साहब के सपने भी सम्राट बनने के थे। दिल्ली के तख्त से सीधा पूरे हिंदुस्तान पर नजर थी। लेकिन कहते हैं ना, दिल का राजा भी कभी दिल का गुलाम बन जाता है। एक दिन राजा रतन सिंह का दरबारी एक पंडित राघव चेतन दिल्ली गया और अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की अनुपम सुंदरता के बारे में बताया। हुजूर, चित्तौड़ में एक रानी है, रानी पद्मिनी। अप्सरा जैसी सुंदरता और सिंहनी जैसी गरिमा, आपको देखनी ही चाहिए। बस फिर क्या था? सुल्तान की नींद उड़ गई। सोचने लगा, इतना सुना है, अब तो दर्शन करना ही पड़ेगा। अब चित्तौड़ कोई पार्क नहीं था कि यूं चले गए और घूम आए। वो था राजपूताना शान का गढ़। वहां की रानी पद्मिनी कोई इंस्टाग्राम पर फोटो डालने वाली रानी नहीं थी। वो थी मेवाड़ के महाराजा रावल रतन सिंह की रानी, सौंदर्य के साथ साथ स्वाभिमान की मिसाल। खिलजी ने चाल चली, बोला, मैं शांति से मिलना चाहता हूं, दोस्ती करना चाहता हूं। राजा रतन सिंह ने थोड़ी बहुत राजनैतिक चालाकी दिखाई और कहा, ठीक है, आपने जिद ही कर लिया तो आईना में दिखा देते हैं रानी का प्रतिबिंब। बस खिलजी ने झलक देखी और हो गया फुल ऑन फिदा। अब दिल तो बेकाबू था। खिलजी बोला, या तो रानी दो या फिर मैं चित्तौड़ ले लूंगा। फिर क्या था, 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। करीब 8 महीनों तक घेरा पड़ा रहा। लेकिन राजपूतों ने भी सोच रखा था, जब तक एक भी तलवार चलेगी चित्तौड़ झुकेगा नहीं। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। युद्ध हुआ, रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ की महिलाओं ने इतिहास का सबसे दर्दनाक जौहर कर दिया। रानी पद्मिनी बाकी राजपूत स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में कूद गईं। वो खिलजी के हरम में नहीं गईं, बल्कि राजपूती शान के साथ अमर हो गईं। बीच में आते हैं 2 और योद्धा, गौरा और बादल। जब रानी को बचाने की बात आई तो 2 नौजवान सामने आए। हम हैं गौरा और बादल। खिलजी की पूरी फौज भी हमारी तलवार की चमक नहीं झेल सकती। और वाकई उन्होंने ऐसा करतब दिखाया कि खिलजी के हाथ कांपने लगे। रानी पद्मिनी को सुरक्षित निकालना और राजपूत गौरव की रक्षा करना इन दोनों वीरों का मकसद बन गया। बादल तो केवल 16 साल का था, लेकिन युद्ध के मैदान में ऐसे गर्जा कि मुगल सेनापति तक घबरा गए। उनका बलिदान आज भी इतिहास में अमर है। चित्तौड़ किला तो उसके हाथ लगा, लेकिन न पद्मिनी मिली न सुकून। खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। इतिहासकार अमीर खुसरो, जो हमेशा खिलजी के साथ थे, उन्होंने इस युद्ध का जिक्र किया, लेकिन रानी पद्मिनी के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। ये दिल का मामला है, कलम से नहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर पहले आक्रमण की। एक बादशाह की हवस और एक रानी की मर्यादा के बीच की ये जंग इतिहास की सबसे जलती हुई सच्चाई है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप चित्तौड़ के दूसरे युद्ध की कहानी भी जानना चाहेंगे। तो चैनल कॉलेज लाइफ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली कहानी और भी अधिक रोमांचकारी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।